कहानी है मौसी और भांजे की, जो कि इस रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं। और जब ये बात लोगों के बीच में आती है तो वो लोग वैसे भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, घर पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में और वीडियो पूरी ज़रूर देखना, और अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये कहानी है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहाँ एक आदमी था, आदमी अनिल नाम का। उसकी पत्नी थी 30 साल की, पत्नी का नाम पूनम हुआ करता था, और उसका एक ही बेटा था जो कि 15-16 साल का था। अब जो पति था वो बाहर काम किया करता था, वो अपने घर जब आता था तो 1 हफ्ते के लिए आया करता था और फिर से अपनी नौकरी पर चला जाया करता था। और जो उसका बेटा था 15 साल का, वो पास में ही एक कोचिंग था, वहाँ काम किया करता था। अब एक दिन वो बच्चा कोचिंग से घर नहीं आता तो उसकी माँ सोच विचार करने लगती है कि अभी तक घर नहीं आया है, पता नहीं कहाँ रह गया मेरा बेटा। वो कोचिंग में पता करती है तो वहाँ भी नहीं होता। तो वो पास में ही उसकी एक बहन का बेटा होता है, जो कि अपने गांव से यही पढ़ाई कर रहा होता है। वो वहाँ से उसे बुलाती है। वहाँ जब बुलाने के लिए बुलाती है उसे, तो वो दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो बोलती है कि मेरा बेटा कोचिंग गया था और घर वापस नहीं आया है। जब वो पूछते हैं कि कब से कब गया था कोचिंग, और कब से, क्या किसी से कोई दुश्मनी है उसकी, क्या आपको किसी के ऊपर शक है, तो वो कुछ नहीं बताता। लेकिन जो वो उसका भांजा था, उसका नाम राहुल था, वो एकदम बोल पड़ता है, कहता है कि मेरी 3 लड़कों से कुछ दिन पहले लड़ाई हो गई थी, उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट की थी, तो शायद मुझे उन्हीं तीनों के ऊपर शक है कि उन्हीं ने शायद उसको किडनैप किया है, उनके गायब होने में उन्हीं का हाथ है। लेकिन पुलिस उसकी बात पे ज़्यादा गौर नहीं करती, क्योंकि वो एक मनगढ़ंत कहानी बना रहा होता है, इसलिए पुलिस को भी उस पर शक होता है, शायद इसकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब पुलिस छानबीन करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। अब 1-2 दिन निकल जाते हैं, जब पुलिस उसकी बात पे गौर नहीं करती राहुल की, तो वो फिर से जाता है पुलिस स्टेशन अपनी मौसी को लेकर और बोलता है कि मैंने आप लोगों को बोला था उन तीनों को गिरफ्तार कीजिए, आपने क्यों नहीं किया। पुलिस फिर भी उसकी बात नहीं सुनती, तो वो अपने ही 2-4 बड़े लोगों को लेकर पुलिस के ऊपर दबाव बनाता है। तो पुलिस उन तीनों लड़कों को अरेस्ट कर लेती है और उनसे पूछताछ करती है, तो कहीं से भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता, कोई एक भी बात उनकी ऐसी नहीं मिलती जिससे उसके बेटे के किडनैपिंग में या गायब होने में उन तीनों का कोई हाथ हो। तो पुलिस उन्हें तीनों को छोड़ देती है। अब छोड़ने के बाद वो पूछती है कि आपका बेटा कब गायब हुआ था, और जब वो फिर से पूछती है तो वो कहता है कि मैं खुद अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको कोचिंग छोड़ कर आया था। जब वो ये बोलता है तो पुलिस को उसकी बातों पर शक होता है, और जहाँ पर उसका कोचिंग होता है वहाँ के सारे आसपास के सीसीटीवी कैमरे जब पुलिस देखती है तो उसमें ना तो उसकी गाड़ी मिलती, ना ही राहुल मिलता, और ना ही उसका वो बेटा मिलता पूनम का। जब ऐसा होता है तो पुलिस को उसी पर ही शक होता है और सख्ती से पूछताछ करते हैं उससे। पहले तो वो मना करता है, लेकिन जब उसको मारपीट की जाती है उसके साथ तो वो सारा गुनाह कबूल कर लेता है, और वो बोलता है, जब वो सारी सच्चाई बता देता है कि वो अपने गांव से यहीं रह रहा होता है किराए का कमरा लेकर, जहां उसकी मौसी मौसा रह रहे होते हैं। वो किराए का कमरा लेकर, ग्वालियर की ये घटना है, जब वो रह रहे होते हैं तो उसका पति, तो पूनम का पति तो बाहर रहता था और वो अपने बेटे के साथ अपने घर में ही रहा करती थी। अब जब उसकी मौसी वहाँ रहती है तो वो भी किराए का कमरा लेकर वहीं रहने लगता है। लेकिन जो उसकी मौसी होती है पूनम, वो अपने पति को बोलती है कि जब राहुल यहीं रह रहा है, हम लोग यहाँ रहते हैं और मैं भी अकेली रहती हूँ, तो क्यों ना वो हमारे घर में ही रह लेगा, जो कि अपने बेटे को भी पढ़ाई में आसानी होगी, उसकी पढ़ाई लिखाई में भी मदद मिल जाएगी उसको। जब वो ऐसा बोलती है अपने पति को तो वो भी तैयार हो जाता है कि ठीक है, उसको बोल दो, वो घर पर ही रह लेगा। तो वो उसी के घर में रहने लगता है। अब जब वहाँ रहने लगता है, और जो उसका पति था पूनम का, वो जब घर आया करता था 8 दिन के लिए आया करता था, उस 8 दिन में वो अपने पत्नी के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं बिताया करता था। वो ये नहीं सोचता था कि इतने दिन से वो बाहर है, अब अपने घर आया है तो अपनी पत्नी के साथ कुछ वक्त बिताए। लेकिन इस बार भी जब वो आता है तो वो अपनी पत्नी के साथ वक्त नहीं बिताता है, जिसको लेकर जिस दिन उसे वापस जाना होता है, देहरादून में वो नौकरी किया करता था, और जब वो वापस जाता है तो उसकी पत्नी से उसकी लड़ाई भी हो जाती है और वो चला जाता है।
लड़ाई करते हुए राहुल उसे देख लेता है, उसका जो भांजा होता है वो उसे देख लेता है। जब उसे देख लेता है तो मौसा के जाने के बाद वो अपनी मौसी से पूछता है कि आप मौसा जी से लड़ाई क्यों कर रही थी। तो वो उससे कहती है कि तुम अपनी शादी के बाद अपनी पत्नी को अलग मत छोड़ना, मतलब अकेला छोड़कर कहीं बाहर मत जाया करना और अपनी पत्नी को पूरा टाइम दिया करना। जब वो ये उसको बोलती है तो उसे ज़रा भी समझते देर नहीं लगती, क्योंकि वो भी 22-23 साल का लड़का था, उसे समझते देर नहीं लगती कि मौसी क्या कहने की कोशिश कर रही है। अब उसके मन में लालच आ जाता है अपनी मौसी को देखकर, क्योंकि 30-32 साल की उसकी मौसी थी। अब जब लालच आ जाता है, अब जब भी वो अपनी मौसी से बात किया करता था तो उसकी नज़र चेंज हो चुकी थी। अब वो अलग ही नज़रों से अपनी मौसी को देखा करता था। अब जब उसे ऐसे देखा करता था तो अब उसके मन में लालच आ जाता है। अब वो अपनी मौसी से नज़दीकियाँ बढ़ाने लगता है और जब उसकी मौसी भी अब उसको कोई ज़्यादा वो नहीं करती। अब दोनों के बीच रिश्ता कायम हो जाता है, संबंध बन जाते हैं दोनों के बीच। जब ऐसा होता है तो जो उसका भांजा होता है, जो उसका बेटा होता है पूनम का, 15 साल का था। अब कहीं ना कहीं उसको भी कुछ ना कुछ पता चलता है और धीरे, अब जब तक वो घर में रहता था, जब तक उसके साथ कुछ नहीं पता चला लोगों को, लेकिन कुछ दिन बाद जब ये बातें ज़्यादा होने लगी तो आस पड़ोस वालों को पता लगा। उसके पति को कुछ नहीं पता था, लेकिन जब ये बात फैल गई मोहल्ले में भी तो उसके पति को भी पता चल ही जाता है। अब जब उसके पति को पता चलता है तो वो घर आता है। घर आने के बाद में अपनी पत्नी को बोलता है कि यहाँ से कमरा खाली कर कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। वो कमरा वहाँ से खाली कर कर कहीं और शिफ्ट हो जाता है। वो जो उसका भांजा होता है उसको सख्ती से बोलता है कि आज के बाद तुम मेरे घर पर नज़र मत आ जाना और मेरे परिवार से दूर रहना। अब जब वो ऐसा बोल देता है और चला जाता है, अब कुछ दिन तो राहुल उसके घर से दूर रहता है, ना ही पूनम उससे मिलती है ना वो मिलता है। अपनी पत्नी को भी वो डांट कर जाता है समझाकर। अब लेकिन कुछ दिन बाद उसका मन करता है मिलने के लिए, तो वो एक बार सुबह सुबह आता है पूनम से मिलने के लिए। जब वो आता है मिलने के लिए तो उस वक्त उसका बेटा घर पर नहीं होता। जब घर पर नहीं होता तो इतने दिन बाद जब पूनम उसको देखती है तो वो भी बड़ी खुश होती है और खुश होने के बाद में जो भी उन्हें करना होता है अपनी मनमानी वो लोग करते हैं। और जब वो कमरे में उसके साथ होता है तो तभी उसका बेटा भी आ जाता है और आके दोनों को उस हालत में देख लेता है। जब देखता है तो वो दोनों चौंक जाते हैं। चौंकने के बाद अब वहाँ से वो आकर उसके बेटे को लेकर बाहर जाता है और उसे खिलाता पिलाता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ या तुमने मेरी अपनी मम्मी के साथ मुझे देखा है, ये बात तुम अपने पापा को मत बताना। जब वो बोलता है कि मैं पापा को नहीं बताऊँगा, इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो वो कहता है फ़ायदा ये होगा कि जो भी तुम कहोगे मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूँगा, जो भी तुम्हें चाहिए होगा। तो वो कहता है कि मुझे अभी फ़िलहाल तो 2000 रुपये चाहिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। और जब वो ऐसा बोलता है तो वो उसे 2000 रुपये देता है और देने के बाद उसे वहीं मार्केट में छोड़ता है। वो दोबारा से घर चला जाता है पूनम के पास। जाने के बाद पूनम को बोलता है कि अब उसने हमें देख लिया था, लेकिन इस बात की कोई टेंशन नहीं है, अब वो कुछ नहीं कहेगा मौसा जी से। जब वो ऐसे बोलती है तो दोनों की, अब जब उसे पैसे मिल जाते हैं अब उसकी ख्वाहिशें और बढ़ने लग जाती हैं, उसको लालच आ जाता है। अब जब बच्चा होता है, बच्चे को तो जितना कुछ दो बच्चे को लालच आता जाता है। अब वो नई नई चीज़ों की डिमांड करने लगता है। वो बोलता है कि मुझे फ़ोन चाहिए भैया, तो वो उसे 20,000 रुपये का फ़ोन भी ला कर देता है। कुछ दिन और निकलते हैं। अब उसका लालच इतना बढ़ चुका था कि वो एक बार उससे डिमांड करता है कि मुझे बाइक चाहिए। अब जब वो बाइक की डिमांड करता है तो राहुल सोचता है कि मैं उसको बाइक कहाँ से ला कर दूँगा। 1 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी, क्योंकि वो खुद एक पढ़ाई किया करता था और छोटी मोटी ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किया करता था। अब वो सोचता है कि ज़रूर कुछ करना चाहिए। अब वो मन ही मन उसे रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है और इस बात की भनक पूनम को नहीं होती। अब वो ऐसा प्लान बना लेता है तो एक दिन वो उससे मिलने आता है तो उसका बेटा घर ही होता है पूनम का, और उसको बोलता है कि बेटा तू बाहर जा और मैं कुछ देर तेरी मम्मी के साथ रहूँगा। तो वो कहता है पहले मुझे बाइक ला कर दो। तो वो उसको बोलता है कि तू अभी जा, मैं थोड़ी देर में आकर तेरे से मिलता हूँ, फिर हम बाइक लेने चलेंगे। ऐसा कहने के बाद वो चला जाता है और वो पूनम से मिलता है। मिलने के बाद में वो उसको अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाता है और उसको लेके जाता है। अब उसके ही एक रिश्तेदार में एक लड़का होता है, तो वो वहाँ से उसको भी लेता है और उसको सारी बात बताता है कि इसी रास्ते से हटाना है। लेकिन वो भी उसको बोलता है कि मुझे क्या मिलेगा इस बात से, मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो वो कहता है कि तुझे क्या चाहिए। तो वो कहता है कि जैसे तू अपनी मौसी के साथ संबंध बनाता है, ऐसे ही एक बार मेरा भी उसके उससे उससे मतलब मिलवा दे मेरे को उससे। तो वो इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा।
अब वो तीनों बैठकर गाड़ी में जाते हैं। जाने के बाद एक नहर पड़ती है, नहर में से तीनों उतरते हैं। तीनों वहाँ खड़े होते हैं देखने के लिए, तो वो दोनों मिलकर उसको धक्का दे देते हैं। पूनम के बेटे को जब धक्का दे देते हैं, उसे तैरना नहीं आता था और इसलिए उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में वो फिर अपने घर आ जाता है। आने के बाद में किसी को कुछ पता नहीं चलता। पूनम से कह देता है कि वो रुक गया था मार्केट में, ये है वो है, और पूनम इस बात की पूनम को कुछ भी नहीं पता था। जब वो नहीं आता तब जाके वो पुलिस में कंप्लेंट करते हैं और पुलिस वालों को बताता है कि हमने उसे इस नहर में फेंका था। वहाँ जाकर जब देखा जाता है तो बॉडी उसकी मिल जाती है। बॉडी पूरी तरह से बिगड़ चुकी होती है। जो नहर में जो मछली वगैरह कुछ होते हैं वो बॉडी को पूरी तरह से खा लिया होता है, लेकिन उसकी बॉडी मिल जाती है। जब ये बात पूनम को पता चलती है तो उसपे खुद यकीन नहीं होता कि राहुल इतनी हद तक आगे निकल चुका था, जो उसने मेरे ही बेटे को जान से मार दिया अपनी हवस के उसमें। तो ऐसे उसका घर बिगड़ा, उसका पति भी उससे अलग हो गया इसी मारे, और उसने अपने बेटे को भी खो दिया। घर पूरी तरह बर्बाद कर चुकी थी वो। तो दोस्तों, कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। आप लोगों की जो भी राय हो, क्या इन्होंने सही किया था, गलत किया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब ज़रूर दूँगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।